जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, चौहान वंश की हम बात कर रहे थे, तो लास्ट वीडियो में हमने सोमेश्वर तक पढ़ लिया था। अब मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एक सेपरेट वीडियो जो है वो हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पृथ्वीराज चौहान की चर्चा करने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट अंत तक जो भी घटनाएं हुई है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन सा ये तृतीय 1177 से 92 ईस्वी के अंदर ये क्या बनता है, दिल्ली का राजा बनता है। ठीक है दोस्तों, 1177 से 1192 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। थोड़ी सी हम पहले की बात कर लेते हैं कि जो इनके पिता होते हैं सोमेश्वर, उनकी शादी होती है अनंगपाल की पुत्री जिसका नाम था कपूरी देवी, और उन दोनों से पृथ्वीराज तृतीय क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कालांतर में जब अरंगपाल की मृत्यु होती है तो उसका कोई पुत्र नहीं होता, तो वो पृथ्वीराज को क्या करता है, दिल्ली का शासक नियुक्त कर देता है। और दिल्ली का शासक नियुक्त कर देता है तो जो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली गद्दी पर बैठता है उस समय इसकी आयु होती है 11 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए ये चीज, इनके पिता का नाम क्या था। पिता का नाम था सोमेश्वर। माता का नाम क्या था, माता का नाम था कपूरी देवी। जब ये दिल्ली का राजा नियुक्त बनता है, दिल्ली का राजा बनता है, तो इसकी उम्र थी होती 11 वर्ष की। 11 वर्ष की आयु में ये दिल्ली का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। जैसे ही ये दिल्ली का राजा बनता है, दिल्ली का शासक बनता है, 1178 ईस्वी के अंदर इसे अपने ही जो भाई होते हैं, चचेरे भाई, उनके जो विद्रोह है उनका सामना करना पड़ता है। इसका चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नागार्जुन, और वो जो नागार्जुन है वो विद्रोह कर देता है, और उस नागार्जुन का जो साथ देता है वो उसका चाचा चाचा देता है जिसका नाम होता है अमरगांगे। सुनिएगा दोस्तों ये वाली बात कि जो नागार्जुन है वो विद्रोह कर देता है, और उस विद्रोह में नागार्जुन का साथ देता है अमरगांगे। नागार्जुन क्या करता है, गुड़गांव पर अधिकार कर लेता है। गुड़गांव जो है वो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था उस समय। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर के गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए आता है। नागार्जुन का सेनापति होता है जिसका नाम होता है देवदत्त। तो नागार्जुन सारी सारी जो बागडोर होती है वो देवदत्त को सौंप देता है वो, और पृथ्वीराज से देवदत्त का युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान देवदत्त को हरा देता है और गुड़गांव पर अधिकार कर लेता है। नागार्जुन और अमरगांगे क्या है, भाग जाते हैं। इसके बाद में नागार्जुन का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है हमें, और जो अमरगांगे है उसके बारे में भी हमें यहाँ तक जानकारी मिलती है कि वो इस जो युद्ध है उसके अंदर उसका साथ देता है। युद्ध में नागार्जुन की पराजय होती है और पृथ्वीराज जीत जाता है। पृथ्वीराज जीतने के बाद में गुड़गांव पर क्या है, अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज नोट डाउन कर लो कि राजा बनते ही इसने सबसे पहले अपने चचेरे भाई जो थे, अपने चचेरे भाइयों, कौन कौन थे, एक का नाम था नागार्जुन, और इस नागार्जुन का साथ कौन देता है, अमरगांगे। इन दोनों को वर्सेस पृथ्वीराज। पहली चीज समझ में आ गई, गुड़गांव का वो युद्ध है, गुड़गांव पर अधिकार करता है, गुड़गांव को लेकर के वो युद्ध होता है नागार्जुन के साथ पृथ्वीराज का, और पृथ्वीराज जीत जाता है। नागार्जुन का इसके बाद में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने भंडानक नाम की एक जाति थी, जनजाति थी, उनको हराया था। उनका जो विद्रोह था, उनके विद्रोह का दमन किया था।
इनकी बात सुनिए भंडानकों की कि भंडानक क्या थे और क्या थे। तो भंडानक जो थे वो सतलज नदी के उस तरफ रहते थे, सतलज नदी के उत्तर की तरफ वो रहा करते थे। कालांतर में क्या होता है, जो भंडारक है वो सतलज नदी को पार करके दक्षिण की तरफ वो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो हिसार पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। हिसार जो हरियाणा में स्थित है उस पर अधिकार कर लेते हैं और धीरे धीरे वो दक्षिण की ओर और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो राजस्थान का अलवर, भरतपुर और मध्य प्रदेश का जो मथुरा है इस क्षेत्रों पर भी क्या कर लेते हैं, वो अधिकार कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलती है कि भंडार नाम की कोई जनजाति है जो विद्रोह करते हुए आगे बढ़ रही है और जो उसके खुद के क्षेत्र है और उस पर क्या है वो अधिकार कर रही है, तो जो पृथ्वीराज चौहान है वो अपनी सेना लेकर के आगे आता है और भंडारकों का दमन करता है और भंडारकों को हरा देता है और भंडारकों के जो क्षेत्र है उनको छीन लेता है और आगरा, सॉरी दोस्तों, मथुरा और भरतपुर और अलवर, इन पे क्या होता है, पृथ्वीराज का अधिकार हो जाता है। तो ये भंडारकों का दमन है। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है जिनपद सूरी नाम का एक विद्वान हुआ है उसकी ग्रंथ के अंदर है। जिनपद सूरी एक ग्रंथ लिखता है और उस ग्रंथ के अंदर वो उल्लेख करता है इस चीज का कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसने भंडारकों का दमन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो कि इसने भंडारकों की विद्रोह का दमन किया था। भंडारकों के विद्रोह का क्या कर दिया, भंडारकों के विद्रोह का दमन कर दिया। अब बात करते हैं आगे की। अब जब पृथ्वीराज चौहान भंडारकों की शक्ति का दमन कर देता है और उनके जो क्षेत्र है जिसके अंदर अलवर, भरतपुर और मथुरा आ जाता है, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, तो पृथ्वीराज चौहान की जो सीमा है राज्य की वो महुआ मध्य प्रदेश पर एक राजा है परमर्दी देव चंदेल जो शासन कर रहा है, उसके राज्य से सीमाएं टच हो जाती है। जब दोनों राज्य के आपस में सीमा टच होती है तो दोनों जो राज्य है या राजा है उनके मध्य सीमाओं को विस्तार करने को लेकर के युद्ध होता है। ठीक दोस्तों, अगला जो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का होता है महुआ का युद्ध 1182 ईस्वी के अंदर ही। अगला जो युद्ध होता है वो क्या होता है, महुआ का युद्ध 1182 ईस्वी। इसी महुआ के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध सुनिएगा दोस्तों, ये वाली बात सुनिए, तुमुल के युद्ध की चर्चा करते हैं हम। जब पृथ्वीराज चौहान ने मथुरा के जो क्षेत्र है इन पर अधिकार कर लिया तो जो महुआ मध्य प्रदेश है उसका एक शासक है जिसका नाम है परमर्दी देव चंदेल, उस के राज्य की सीमा पृथ्वीराज से टच हो जाती है और दोनों ही राज्यों के जो शासक है इनके मध्य साम्राज्य के विस्तार की क्या है, भावना रहती है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी एक कारण हमें पता चलता है। दूसरा जो कारण है दूसरा जो कारण है युद्ध का वो ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान साम्यता से दिल्ली जा रहा था युद्ध करके, तो उसके क्या जो घायल सैनिक थे ना, घायल सैनिक, उन घायल सैनिकों को परमर्द देव चंदेल मरवा देता है और पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली पहुंच जाता है तो उसे जब पता चलती है वाली बात कि भाई मेरे पीछे मेरी सेना आ रही थी और उनके जो सैनिक थे घायल थे उनको क्या कर दिया, जो परमर्दी देव चंदेल है उसे मरवा दिया, तो पृथ्वीराज चौहान को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसे गुस्सा आता है और वो परमर्दी देव चंदेल से युद्ध करने का सोचता है, बदला लेने की सोचता है वो। इधर हम बात करेंगे परमर्दी देव चंदेल की, तो उस समय परमर्दी देव चंदेल की जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत कमजोर हुआ करती थी। उसके पीछे रीजन ये था कि इसके जो दो सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल। दोस्तों क्या नाम था उनका, आला और उदल। ये जो आला और उदल थे ये क्या थे, परमर्दी देव चंदेल की किसी बात से नाराज होकर के उसका जो महोबा था वो छोड़कर चले गए थे और कहाँ चले गए थे, कन्नौज पर। कन्नौज के अंदर एक शासक था जयचंद गढ़वाल, उसके पास चले जाते ही। तो सैन्य शक्ति जो थी महोबा की वो कमजोर हो गई थी। इधर पृथ्वीराज को बात बुरी लगती है और बदला लेने की सोचता है, तो वो अपनी सेना लेकर के महोबा पर आक्रमण करने के लिए आता है और जैसे ही महोबा पे आक्रमण करने के लिए आता है तो जो नारायणा नाम की जगह है उस वहां पे क्या डेरा डाल लेता है अपना। ये सब देख करके जो परमर्दी देव चंदेल है वो घबरा जाता है कि ये तो आ गया और ये मारेगा मेरे को और मेरे को बचाने वाले और नहीं है। मेरे दो सेनापति थे आला और उदल, वो भी मेरी किसी बात पे नाराज होकर बैठे हैं
तो क्या किया जाए? तो किसी समझदार व्यक्ति ने उसको समझाया कि उनको बात करो, आला उदल से उनको बुलाओ कि अभी उनकी जरूरत है, वो अभी नहीं आए तो फिर कब आएंगे? तो परमर्दिदेव चंदेल आला और उदल को पत्र भेजता है कि राष्ट्र पे संकट आया है और आपकी जरूरत है, आप आओ। क्या होता है, सॉरी, आला और उदल की जो माता होती है वो माता उनको समझाती है, और माता के समझाने पर आला उदल महोबा के लिए प्रस्थान करते हैं। बट ठीक है, मातृभूमि की रक्षा के लिए हम जरूर आएंगे। इधर जयचंद जो है गढ़वाल, वो अपनी एक सेना भी भेजता है आला और उदल के साथ में कि तुम जा ही रहे हो तो एक सेना मेरी भी ले जाओ और पृथ्वीराज को हरा देना। ठीक है, इधर क्या होता है, जो परमर्दिदेव चंदेल है वो परमर्दिदेव चंदेल अपने एक सेनापति है जिसका नाम होता है मलखान, और उस मलखान को वो कहता है कि जा तू अब युद्ध कर, किससे? पृथ्वीराज से, और सेना ले जा पूरी की पूरी। तो चंदेलों की जो सेना है उसका सेनापति तो मलखान है, और उधर से गहड़वालों की सेना लेकर के आ रहा है कौन? आला और उदल, उनके सेनापति बन के। तो ये संयुक्त सेना होकर के आती है, और ये संयुक्त सेना क्या करती है? पृथ्वीराज से युद्ध करती है। संयुक्त सेना जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करती है तो संयुक्त सेना हार जाती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। इस युद्ध में मलखान, आला और उदल बड़ी कुशलता से लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब वीरगति को प्राप्त होते हैं तो जो महोबा है उस क्षेत्र पर पृथ्वीराज का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान का महोबा पर अधिकार हो जाता है तो परमर्दिदेव चंदेल को बंदी बनाकर पृथ्वीराज के सामने पेश किया जाता है, और उसकी सजा मुकर्रर की जाती है कि इसे क्या सजा दी जाए। तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो बड़े दिल वाला राजा था, और उसे लगता था कि किसी को मारना समाधान नहीं है, इसे माफी देनी चाहिए, और पृथ्वीराज चौहान परमर्दिदेव चंदेल को माफ कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी के अंदर जो युद्ध था उसकी पूरी कहानी। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। जो महोबा का युद्ध था, तुमुल का युद्ध, ये किस किस के बीच में हुआ था? तो परमर्दी देव चंदेल वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है दोस्तों, परमर्दी चंदेल के जो सेनापति थे उनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था आला, उदल और मलखान। हालांकि ये तीनों के तीनों मारे जाते हैं, परंतु फिर भी बहुत वीरता से युद्ध लड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान परमर्दी देव को माफ कर देता है। ठीक दोस्तों, तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की जो महोबा का युद्ध है उसकी चर्चा। अब हम बात करते हैं आगे की बात करते हैं। जैसे ही 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान महोबा का युद्ध जीतता है, उसका अगला युद्ध होता है 1184 ईस्वी के अंदर नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी। ये जो नागौर का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का, ये होता है चालुक्य शासक भीम द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये चीज देखो किस किस के बीच में होता है? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस भीम द्वितीय। ये जो भीम द्वितीय है चालुक्य शासक है गुजरात का, चालुक्य राजा। ठीक है दोस्तों, तो जो भीम द्वितीय गुजरात का चालुक्य राजा है, इन दोनों के मध्य युद्ध के क्या कारण थे? तो सबसे पहला जो इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण था वो ये था साम्राज्यवादी नीति। इधर से जो भीम द्वितीय है वो उत्तर की ओर देख रहा था कि मैं अपने साम्राज्य को उत्तर की ओर विस्तार करूं, और उधर से पृथ्वीराज चौहान लगातार युद्धों में विजयी हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब जो मेरा साम्राज्य है उसको मैं दक्षिण में और फैलाऊं। और हमें ये जानते हैं, जितना हमने पढ़ा अब तक, कि चौहानों का और जो चालुक्य इनके मध्य जो दुश्मनी पहले से चली आ रही है। मैंने अर्णोराज की चर्चा की थी। अर्णोराज ने चालुक्य शासक दो थे जिनसे युद्ध किया था, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। सिद्धराज की जो पत्नी थी कांचन देवी, उससे अर्णोराज की शादी होती है, जिससे सोमेश्वर यानी पृथ्वीराज चौहान के पिता का जन्म होता है। तो ये जो पूरी की पूरी बात है ये उस युद्ध से चली आ रही है। फिर हमने बात की थी, उसके बाद विग्रहराज राजा बनता है, वो विग्रहराज कुमारपाल को हराता है, पाली नागौर पर विजय प्राप्त करता है। तो इन दोनों के मध्य क्या था? दुश्मनी चली आ रही थी शुरू से ही।
और तीसरा जो कारण था इंपॉर्टेंट, वो तीसरा कारण ये था कि जो भीमद्रतीय है वो आबू की एक राजकुमारी है जिसका नाम है इच्छिणी, परमार राजकुमारी थी इच्छिणी। उससे क्या है, भीमद्रतीय विवाह करना चाहता था, परंतु उससे विवाह कर लेता है पृथ्वीराज तृतीय। ये बात कहीं ना कहीं भीमद्रतीय को परेशान करती है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको पृथ्वीराज चौहान कैसे विवाह कर सकता है उससे। ठीक है दोस्तों, तो जब ये चीजें पता चलती है तो भीमद्रतीय को क्या है, गुस्सा आता है और भीमद्रतीय पृथ्वीराज चौहान के मध्य क्या हो जाता है, युद्ध होना निश्चित हो जाता है। युद्ध कैसे होता है, 1184 ईस्वी के अंदर भीमद्रतीय अपना जो पुत्र है जिसका नाम होता है जगदेव, उस जगदेव को नागौर के किले पर अधिकार करने के लिए भेजता है कि जगदेव तू जा और जा करके नागौर के किले पर अधिकार कर ले। जगदेव पूछता है क्यों पापा, मैं क्यों जाऊं अधिकार करने के लिए? तो भीमद्रतीय बताता है कि ये जो नागौर है ना, ये अपना ही है, कुमारपाल का, वो तो विग्रह चतुर ने हरा करके अपने से ले लिया, आज मौका मिला है तो इस पर अधिकार कर लेते हैं। जगदेव को लगा कि बात से अच्छा पैतृक संपत्ति है, चलो ठीक है। तो जगदेव चला जाता है सेना लेकर किस पे, नागौर के किले पर अधिकार करने के लिए, साथ के साथ भीमद्रतीय भी आता है। ये बात जब पृथ्वीराज को पता चलती है तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर के नागौर के पास पहुंच जाता है युद्ध करने के लिए। तब तक जगदेव क्या करता है, नागौर के किले को जीत चुका होता है और जीतने के बाद में पृथ्वीराज का रास्ता रोक देता है आगे ही, किले के बाहर अपनी सेना लेकर के कि भाई किला है ये मेरा हो चुका है और पृथ्वीराज तुम लौट जाओ आपस से। पृथ्वीराज कहता है कि तुझे मेरे बारे में पता नहीं है क्या, मेरे बारे में पता कर कि मैं लगातार कितने युद्ध जीत रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, तो मेरे सामने क्या टिकेगा। जगदेव कहता है कि चलो ठीक है कर लेते दो दो हाथ, और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम एक तरफा होता है, पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जीत जाता है और जो जगदेव है वो युद्ध में हार जाता है। जगदेव का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मुकुटराव। उस मुकुटराव के कहने पर भीमद्रतीय और पृथ्वीराज चौहान इनके मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। मुकुटराव कहता है यार क्या तुम दोनों लड़ रहे हो यार, एक किले को लेकर के। पृथ्वीराज कहता है कि मैं थोड़ी ना आया था, क्या कहते हैं कि युद्ध करने के लिए ये आया था, ये क्यों मेरे किले पर अधिकार कर रहा है। बात तो सही है भाई कि आप क्यों युद्ध पे इससे किले पर अधिकार कर रहे हो। बोले ये तो मेरे था पहले से। फिर बातों ही बातों में डिसीजन निकलता है कि जो किला है वो पृथ्वीराज चौहान के पास ही रहेगा और पृथ्वीराज चौहान जो जगदेव है उसको प्राणदान दे देता है कि जा जगदेव मैंने तुझे माफ किया पर दोबारा से गलती मत करना, किले पर अधिकार मत करना। तो ये जो चर्चा है, ये जो बात है, ये है नागौर के युद्ध की। इसका एक कारण और बताया जाता है जो पृथ्वीराज रासो में हमें देखने को मिलता है, और वो क्या देखने को मिलता है, जो चंद्रबदाई ने लिखी है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, कि आबू के अंदर परमार राजकुमारी थी इच्छिणी, उससे क्या है भीमद्रतीय प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात पृथ्वीराज को पता चलती है तो पृथ्वीराज क्या करता है, जो इच्छिणी है उससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। और जो विवाह कर लेता है तो उससे भीमद्रतीय को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। भीमद्रतीय को गुस्सा आता है, भीमद्रतीय क्या करता है, जो पृथ्वीराज चौहान है उसके पिता सोमेश्वर की हत्या कर देता है। परंतु ये जो सोमेश्वर की हत्या करने वाली जो बात है, बाकी के जो इतिहासकार उन्होंने इसको सत्य नहीं माना है, क्योंकि जो सोमेश्वर था वो अपनी मौत मरा था, भीमद्रतीय ने सोमेश्वर का वध नहीं किया था, और जो भीमद्रतीय वो अपनी मौत मरा था। दोस्तों ये भीमद्रतीय वही है जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है दोस्तों, तो जो नागौर का युद्ध है इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान और भीमद्रतीय के मध्य युद्ध होता है और इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, भीमद्रतीय हार जाता है। कारण की हमने चर्चा कर ली, किस कारणों की वजह से ये, किस कारणों की दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की, कन्नौज के साथ जो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का, उसकी मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब बात करेंगे हम, अब जो पृथ्वीराज का जो संघर्ष होगा वो कन्नौज के साथ होगा, जयचंद से होगा, जयचंद गढ़वाल से, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, चौहान वर्सेस गहड़वाल। ये ड है, द नहीं है, गहड़वाल विवाद। ये क्या विवाद है दोस्तों, ये क्या मसला है,
दोस्तों गहड़वाल विवाद का मतलब ये है कि गहड़वाल उस समय एक जगह पड़ती थी कन्नौज, और इस कन्नौज का जो राजा था उसका नाम था जयचंद। उस कन्नौज के जो राजा था उसका नाम क्या था? जयचंद। ये जो जयचंद था ये पृथ्वीराज से क्या करता था? ये बहुत चिढ़ता था पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज से ये ईर्ष्या करता था। क्या करता था? ईर्ष्या करता था। पृथ्वीराज तृतीय से ये बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या करने के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो यह था कि जयचंद खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन बैठ गया पृथ्वीराज। तो सबसे बड़ी बात तो उसके मन में ये थी कि पृथ्वीराज गद्दी पर कैसे बैठ गया और मैं कैसे भी अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठूं, इस पृथ्वीराज को उतारूं। दूसरा जो था वो ये था कि पृथ्वीराज की निरंतर जीत से इसको परेशानी थी कि ये लगातार जीत रहा है, दिन ब दिन इसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। तीसरा जो कारण था वो ये था जो जयचंद है इसकी जो पुत्री है संयोगिता, उसका अपहरण। दशरथ शर्मा नाम के एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखी है, जिस जो सॉरी एक बुक लिखी है दशरथ शर्मा ने। और उसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान ये उस बुक का नाम है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, दशरथ शर्मा ने एक बुक लिखी है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, और उसके अंदर क्या कहा है, किस मत का इसने समर्थन किया है उसकी चर्चा करते हैं। कि जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जो विवाद है इसकी हम चर्चा करते हैं। किसकी बात किसी चर्चा करते हैं? पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। दोस्तों क्या होता है, जो संयोगिता थी वो जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, और ये बहुत ही सुंदर और एक विदुषी महिला थी। कुशाग्र बुद्धि की धनी संयोगिता और वीर पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के क्या है किससे सुना करती थी। जब पहले के जमाने में, हम आज भी देखते हैं, जब कोई बहुत बड़ा काम करता है तो उसकी चर्चा होती है गांव में। उस समय भी यही था कि जब लगातार एक योद्धा युद्ध जीतते जा रहा है तो उसकी चर्चा होगी हर जगह। तो संयोगिता के सामने भी पृथ्वीराज चौहान की क्या है चर्चा हुआ करती थी, और उसके विजय किस्से उसको सुना करती थी। तो वो पृथ्वीराज चौहान को राजकुमार समझती थी, कोई अलग ही दुनिया से आया हुआ वो राजकुमार है, और मन ही मन वो उससे क्या करती है, प्रेम करने लगती है। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता मन ही मन प्रेम करती है, और संयोगिता उससे पृथ्वीराज चौहान को शायद अपना पति भी समझ बैठती है मन ही मन। बात आगे बढ़ती है, और ऐसे तो कहानी दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी कि वो अपने ननिहाल में जाती है, ननिहाल में पृथ्वीराज से मिलती है, और बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, पर मैं आपको सुना देता हूँ फिर भी। जब संयोगिता बड़ी होती है, संयोगिता का जो विवाह होता है, स्वयंवर रखा जाता है जयचंद गढ़वाल के द्वारा। तो जयचंद ने सभी जो उस समय के नव राजकुमार थे उन सबको आमंत्रित किया, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के, क्योंकि जयचंद ये जानता था कि पृथ्वीराज चौहान आएगा तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा, इस कारण से उसने उसको बुलाया ही नहीं। और पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए स्वयंवर का जो मुख्य द्वार था उस मुख्य द्वार पे उसकी मूर्ति बनवाता है और उसकी मूर्ति वहां पे लगवा देता है कि ये मूर्ति रही द्वारपाल के रूप में। ये चीजें पृथ्वीराज चौहान को निरंतर मिलती रहती है, पृथ्वीराज चौहान इस ध्यान रखता है। संयोगिता इधर अंदर ही अंदर खुश हो रही है कि भाई आज तो स्वयंवर है मेरा, और आज के दिन क्या होगा, मैं अपने जो पति है, अब तक जिनको सपनों में मैं सोचती आई हूँ, देखती आई हूँ, आज वो सच में मेरे पति बन जाएंगे। जैसे ही संयुक्ता बाहर आती है और बाहर आते हैं और सारे राजकुमार को देखती है तो उसको उन राजकुमार की भीड़ में पृथ्वीराज नहीं मिलते हैं। संयुक्ता मायूस होती है। स्वयंवर का जो निर्णय था संयुक्ता का खुद का था, तो संयुक्ता क्या करती है, आगे जाती है और जो मुख्य द्वार पे पृथ्वीराज की जो मूर्ति लगी है उस मूर्ति पर क्या करती है, वो माला पहना देती है और कहती है कि ये जो व्यक्ति है ये यही मेरे पति है। ये सारी की सारी बातें पृथ्वीराज को पता चलती है, तो पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर के वहां आ जाते हैं और संयोगिता को अपने साथ बिठा करके उसको ले जाते हैं। ये सब देख करके जयचंद अपने सेना को आदेश देता है पृथ्वीराज की सेना को रोकने के लिए ताकि वो ना लेके जाए, परंतु पृथ्वी की जो सेना है
वो जयचंद की सेना को हरा देती है और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अजमेर ले आता है। ये था पृथ्वीराज संयोगिता का जो जयचंद के साथ में विवाद। ये सब कारण थे जिस कारण से जो जयचंद है वो तराइन के युद्ध के अंदर, तृतीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी का साथ देता है पृथ्वीराज के विरोध में। ठीक है दोस्तों, ये थी गहड़वाल चौहान गहड़वाल विवाद कन्नौज के। अब इसके बाद हम बात करेंगे तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन युद्ध की हम चर्चा करते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का सुल्तान उस समय भारत पर आक्रमण करता है, और भारत पर जब वो आक्रमण करता है तो खैरब दर्रे से जब वो भारत में प्रवेश करता है, और जब भारत के अंदर जब वो प्रवेश करता है तो भारत की जगह पड़ती है भटिंडा, उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। भटिंडा तबर हिंद, उस पर क्या कर लेता है, वो अधिकार कर लेता है। समझ रहे हो दोस्तों, किस पे अधिकार कर लेता है वो, भटिंडा पर। भटिंडा भटिंडा पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ये जानकारी जब पृथ्वीराज चौहान को मिलती है तो पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर के पहुंच जाता है, और तराइन नाम की एक जगह होती है, उस तराइन नाम की जगह पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध होता है। अरे गोविंद राय नाम का पृथ्वीराज का सेनापति होता है, जो गोविंद राज नाम का, जो क्या करता है, मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है, जिससे क्या होता है, मोहम्मद गोरी की हार होती है इस युद्ध में। और जो पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 से, वो युद्ध को जीत जाता है। जब ये युद्ध वो जीत जाता है तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया जाता है, और पृथ्वीराज चौहान से जिस प्रकार की उम्मीद की जाती है, पृथ्वीराज चौहान उसके बिल्कुल विपक्ष में जाता है। लोग कहते हैं कि इसे मरवा दो, ये सांप है जहरीला और ये छोड़ेगा नहीं, है पलट करके वार जरूर करेगा। परंतु पृथ्वीराज को लगता है कि एक मौका तो सबको देना ही चाहिए, एक गलती तो सबकी माफ कर देनी चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, जो मोहम्मद गोरी है उसको माफ कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप नोट डाउन कर लो। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी हार गया। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया, माफ कर दिया, और मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है। परंतु एक साल के बाद में मोहम्मद गोरी अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करके पुनः आता है और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है उसी जगह पर तराइन के अंदर। और तराइन, जिसे हम तराइन का तृतीय युद्ध कहते हैं, 1192 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ है। नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी। तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी। इस तराइन के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और स्वयं जीत जाता है। ठीक दोस्तों, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान जब इस युद्ध के अंदर हार जाता है तो उसके बाद में बहुत सारे लोग अलग अलग कहावतें बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान में क्या हुआ। पहले आप ये नोट डाउन कर लो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीतता है, पृथ्वीराज वर्सेस गोरी। गोरी जीतता है और मोहम्मद वो पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की गलती थी जो उसने माफ किया मोहम्मद गोरी को। पृथ्वीराज चौहान की जो नीति रही है माफ कर देना, हर बार माफ नहीं किया जाता दोस्तों। हम इतिहास में पढ़ते हैं हमारे जितने भी राजा हुए हैं जो युद्ध में हारे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार सामने वाले जो राजा है उसको माफ किया है उन्होंने, और उनकी ये माफी इतनी ज्यादा भारी हुई, इतनी ज्यादा भारी पड़ी, जिसकी कीमत इस देश ने चुकाई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो उसे उन्हें माफ नहीं करते तो शायद चीजें और अच्छी हो सकती थी। पर खैर कोई ना, उस वक्त के जो
सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य थे, उसे तो यही रहे होंगे कि जब सामने वाला सामने वाला आपके सामने हार मान के खड़ा है, हथियार नहीं है उसके पास में, उसके बाद में वो आप उसे क्या ही मारो। और पहले के टाइम के जो राजा महाराजा थे उनके उसूल हुआ करते थे, वो निहत्तों पे वार नहीं करते। सामने वाला जो राजा है वो आपके सामने निहत्ता खड़ा है, हार मान के खड़ा है, आप उसे क्या मारोगे। तो ये चीजें पहले की वैल्यूज रही होगी, इस कारण से उन्होंने माफ किया होगा, परंतु उसका खामियाजा बहुत ज्यादा टाइम तक हमको भुगतना पड़ा और बहुत ज्यादा हमको भुगतना पड़ा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो कि इस युद्ध के बाद में जो मोहम्मद गोरी था वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले गया था और उसकी वहां पे आंखें फुड़वा दी थी। और गजनी को जब वो पृथ्वीराज को मारता है तो पूछता है कि मैं तेरी क्या आखिरी इच्छा है। तो पृथ्वीराज कहता है कि मैं अपने जो मित्र है जिसका नाम है चंद्रवरदाई, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो उसके कहने पर जो मोहम्मद गोरी है वो चंद्रवरदाई को पत्र भेजता है, और चंद्रवरदाई उस समय पृथ्वीराज रासो की ही रचना कर रहे होते हैं और वो उस काम को वहीं छोड़ करके अपने पुत्र को वो काम सौंप करके तुरंत गजनी के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद की जो जानकारी है वो उसके पुत्र जो जल्लण है उसने लिखी है। और उसने क्या लिखी है कि जो पिताजी चले गए कहाँ पे, गजनी, और वहां पे पृथ्वीराज से मोहम्मद गोरी की एक बार वार्ता हो गई कि क्या होना चाहिए, एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द में बाण चला सकता है, तो पृथ्वीराज चौहान को एक प्रतियोगिता के अंदर अपना जो सामर्थ्य दिखाने का मौका देता है। और इस पर जो चंद्रवरदाई है मौका देखता है कि पृथ्वी जो मोहम्मद गोरी वो कहाँ बैठा हुआ है, और पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। और ये शब्द सुन करके पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है, वो तीर सीधा मोहम्मद गोरी की जगह लगती है और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की वही मृत्यु हो जाती है। ये चीजें हमें पृथ्वीराज रासो बताता है, परंतु जो पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता है इस पर संदेह होता है। और वो संदेह इसलिए होता है कि जब चंद्रवरदाई गजनी के अंदर है और उसका पुत्र इसको लिख रहा है, तो वहां की जानकारी यहाँ पहुंचा कौन रहा है। दूसरा, उस वक्त का जो इतिहासकार रहा है हसन निजामी, जिसने ग्रंथ लिखे तबकात नासिरी, हसन निजामी, जिसने ग्रंथ लिखी है तबकात नासिरी, वो इस ग्रंथ के अंदर साफ कहता है कि जो मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को माफ कर देता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत कुछ समय तक मोहम्मद गोरी के अधीन रह करके शासन संभालता है और बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। हसन निजामी ये बात कहता है। तो हमें ये चीजें भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें क्या क्या मत देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धियों की, कि पृथ्वीराज चौहान ने सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या काम किया। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूँ। सांस्कृतिक क्षेत्र में पृथ्वीराज ने क्या कार्य किया, तो सबसे पहला जो कार्य किया वो ये किया, इसने कला व साहित्य विभाग, कला व साहित्य विभाग का निर्माण किया। और इसका जो अध्यक्ष बनाया, उसका अध्यक्ष किसको बनाया, पद्मनाभ को। इसका जो अध्यक्ष किसको बनाया, पद्मनाभ को। और एक और इसने सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया कि दिल्ली के अंदर पिथौरागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, खुद पृथ्वीराज ने किया था। पृथ्वीराज की जो उपाधि थी वो राय पिथौरा थी। दलपंगुल जो उपाधि है, दलपंगुल उपाधि भी पृथ्वीराज चौहान की है, ये चीज नोट डाउन कर लो। राय पिथौरा उपाधियां इसकी।
राय पिथौरा हो गया, दल पंगुल हो गया। ये जो उपाधियां हैं किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान ने कला व साहित्य विभाग की स्थापना की और क्या किया, उसका जो अध्यक्ष बनाया जो पद्मनाभ को बनाया, और इसने दिल्ली के अंदर पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। दिल्ली के अंदर एक किला है पिथौरागढ़ का, उस पिथौरागढ़ किले का भी निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उस कौन कौन से विद्वान थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दरबारी विद्वानों की। तो सबसे पहले जो विद्वान है वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को आप लोग जानते ही हो। चंद्रबरदाई भैया जिसने ग्रंथ लिखी थी, इसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इसके बाद बात करते हैं अगला जो विद्वान था, उसका नाम था जयानक। और इस जयानक ने ग्रंथ लिखी थी पृथ्वीराज विजय। एक थे बागीश्वर। तो मुख्य मुख्य ये दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान के समय पे। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्री हुआ करते थे, आप वो भी नोट डाउन कर लो कौन कौन से इसके मंत्री थे। एक नाम हमें पढ़ने को मिलता है कदमवास। कदमवास, जिसे हम कहते हैं केमास। एक हमें कदमवास मिलता है जिसको हम कहते हैं केमास। एक मिलता है वामन। एक मिलता है सोड। तो ये कुछ इसके क्या थे? मंत्री थे। क्या थे इसके? मंत्री। ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जितनी भी चर्चाएं थी, हमने उस पर चर्चा कर ली है। इससे संबंधित नोट्स में आपको पीडीएफ के थ्रू नीचे जो लिंक है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक है उसके अंदर आपको दे दूंगा। तो आप लोगों को क्लास अच्छे से समझनी है और जो नोट्स है उसको प्रिंट आउट आप करवा लेना। ठीक है दोस्तों। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सांबर के जो चौहान है, वो उसके हमने चर्चा कर ली, अजमेर के चौहान की चर्चा कर ली। अब हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।